हेलो स्टूडेंट, कल का जो वीडियो था उसमें हमने डिफरेंट प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। ठीक उसी के साथ आपका वो वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आज जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, जीवों में जनन कैसे होता है। देखो, आप जानते हो कि जीव एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कोश की जीव, दूसरा बहुकोश की जीव। बहुकोश की जीव वो जीव कहलाते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाएं बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर बनी होती हैं, इसलिए उनका आकार थोड़ी बड़ा होता है जिससे हम उनको आंखों से देख सकते हैं। और दूसरा होता है एक कोश की जीव। एक कोश की जीव का आकार सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो एक कोश की जीवों में जनन अलग प्रकार से होता है और बहुकोश की जीवों में जनन अलग प्रकार से होता है। एक कोश की जीवों में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, नर या मादा, मेल या फीमेल नहीं होते हैं। उसमें नर मतलब एक ही होता है, एक ही जीव होता है और वो अपने आकार को बांटता है, मतलब उसकी कोशिका में विभाजन होता है और उसमें जनन होता है। जबकि बहुकोश की जीवों में दो लिंगी होते हैं, मतलब कि नर और मादा, मेल और फीमेल होते हैं। तो नर और मादा जब संयुग्मन करते हैं तो उसमें जनन होता है। ठीक, तो जनन होता कैसे है और अपने ही समान संतान की उत्पत्ति होती कैसे है, इसके लिए कौन सा कारक रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से कारक होने चाहिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग है डीएनए। ठीक, इस वीडियो में सिर्फ आपको समझना है और लिखने के लिए तो हम भेज ही देते हैं। तो जिस क्रम में हम भेजें उसी क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, तो जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहली हेडिंग है डीएनए। डीएनए का फुल नेम होता है डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। तो देखो, डीएनए जो होता है वो जनन की प्रक्रिया में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं निहित रहती हैं, मौजूद रहती हैं। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है डीएनए। मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना डीएनए का कार्य होता है। और डीएनए कहाँ स्थित होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए स्थित होता है, हर कोशिका में डीएनए स्थित होता है। तो जैसे ही कोई एक, जैसे मान के चलो कोई एक कोश की जीव है, ठीक, तो एक कोश की जीव अगर उसमें जनन होगा तो उससे उत्पन्न जो संतान होगी उसमें विभिन्नताएं बहुत कम होगी। मतलब जिस प्रकार का जनक होगा उसी प्रकार की उसकी संतान होगी, बिल्कुल फोटो कॉपी होती है, क्लोन जिसे हम बोलते हैं क्लोन। क्योंकि क्या होता है, डीएनए में एक ही प्रकार का जनक होता है, जब उसी से दूसरी संतान बनेगी तो वो वैसी होगी, आकार में वैसी होगी, आंतरिक संरचना वैसी होगी, एक्टिविटीज में बिल्कुल वैसी होगी, बिल्कुल सेम टू सेम होती है। तो हमको हमेशा ही याद रखना है कि जैसे एक कोश की जीव होते हैं, उनमें जब जनन होता है तो जनन के बाद जो संतति प्राप्त होती है वो बिल्कुल जनक जैसी ही होती है, सेम टू सेम। इसीलिए इसे कार्बन कॉपी कहते हैं। जैसे फोटो कॉपी सेम टू सेम होती है, वैसे ही उनकी संतान भी क्या बिल्कुल सेम टू सेम होती है, क्योंकि जिस प्रकार का डीएनए जनक में होगा वही डीएनए काय में पहुंचता है, संतति में पहुंचता है। तो एक कोश की जीवों से प्राप्त संतति बिल्कुल जनक जैसी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी कहते हैं उसी की। अगर इसके विपरीत अगर हम बहुकोश की जीवों में देखें, मतलब द्विलिंगी जीवों में देखें, तो उनमें क्या होता है, जैसे इंसानों में, तो इंसानों में जो संतति प्राप्त होती है वो जनक जैसी नहीं होती है।
जो इंसानों में संतति प्राप्त होती है वो जनक जैसी। अब जैसे इंसान के बच्चे होते हैं तो क्या वो पिता जैसे होते हैं? नहीं होते हैं, वो पिता से बिल्कुल अलग डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं। कौन कौन? XX और XY, मतलब नर और मादा। ये हो गई मादा, ये हो गया नर। नर का DNA अलग है, माता का DNA अलग है। जब इनमें संयुग्मन होगा तो दोनों के DNA मिलेंगे कि नहीं? XX XY, ठीक। जब इनमें संयुग्मन होगा तो XX XY XX XY, ठीक। तो इनमें दोनों के DNA मिलेंगे। जब दोनों के DNA मिल जाते हैं तो दोनों की सूचनाएं भी संतति में निहित हो जाती हैं। जब दोनों की सूचनाएं और आनुवंशिक गुण संतति में निहित हो जाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, कार्य की दोनों क्या होती, सभी क्या होती, डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक। तो जो बहुकोश की जीव होते हैं उनमें दो डिफरेंट लिंग होते हैं, उनका संयुग्मन होता है तो उनकी जो संतति होती है उनमें भेद होता है, वो एकदम फोटोकॉपी नहीं होती है, कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। अब आगे जो हेडिंग है विभिन्नताओं का महत्व, जैसे पिता का आकार एवं व्यवहार अलग है, उसका नेचर अलग है, तो उसकी संतान जो प्राप्त होगी उसका नेचर पिता जैसा नहीं होता है, पिता से अलग होता है, उसका व्यवहार एवं नेचर अलग होता है, तो उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। अब विभिन्नताओं का महत्व क्या होता है? कुछ देखो विभिन्नताएं क्या होती है, कुछ अलग गुण, मतलब जनक से कुछ अलग गुण संतति में आ जाना ही विभिन्नताएं कहलाती हैं। अब विभिन्नताओं का होना क्यों जरूरी होता है? देखो विभिन्नताओं का होना इसलिए जरूरी होता है कि जितनी भी विभिन्नताएं संतति में आएंगी उतना ही वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होगा और उसमें सरवाइव कर पाएगा। अगर विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी तो पर्यावरण से सरवाइव नहीं कर पाएगा, समाज से सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए विभिन्नताओं का होना भी जरूरी है। अब देखो विभिन्नताओं का होना क्यों जरूरी है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा डार्विनवाद, लैमार्कवाद पढ़ा होगा, उसमें विभिन्नताओं का महत्व दिया होगा कि जैसे जिराफ था, पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। अगर जिराफ की गर्दन लंबी नहीं होती तो उसको भोजन प्राप्त करना आसान नहीं होता और वो भोजन प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, अतः वो लंबे लंबे पेड़ पौधों से अपना भोजन, हरी पत्तियां प्राप्त करता है। यदि उसकी गर्दन लंबी नहीं होती तो पेड़ पौधे से पत्तियां प्राप्त नहीं कर पाता और अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक। जैसे अगर मान के चलो देखा जाए जो ठंडे स्थानों पर डॉग्स या कुत्ते पाए जाते हैं और कुछ गर्म स्थानों पर कुत्ते पाए जाते हैं, तो क्या होता है इनमें थोड़ा डिफरेंट होता है। जो ठंडे स्थानों पर कुत्ते पाए जाते हैं उनकी स्किन थोड़ी मोटी होती है, उनके बाल थोड़ी बड़े बड़े होते हैं। गर्म प्रदेशों के कुत्तों की अपेक्षा उनके बाल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। गर्म प्रदेशों में कुत्तों के बाल नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं। तो ये एक सर्वाइव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर सर्द स्थानों पर पाए जाने वाले कुत्तों के बाल बड़े नहीं होते, स्किन मोटी नहीं होती, तो उस वातावरण के प्रति सर्वाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता, ठीक। क्योंकि ये बड़े बाल और मोटी स्किन उसको सर्दी से बचाती है। तो उसमें सर्वाइव करने के लिए कुछ विशेष लक्षण प्रकट हुए जो उस वातावरण के प्रति सर्वाइव करता है, जिससे वो, ठीक। तो ऐसे ही हर स्थान के जीवों में अलग अलग लक्षण होते हैं जिससे वो उस स्थान के प्रति सर्वाइव कर पाता है। इसलिए विभिन्नताओं का उत्पन्न होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं आगे वाली पीढ़ी में तो आने वाले समय में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, ठीक। तो विभिन्नताओं का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक कोष की जीवों में प्रजनन की विधियां। देखो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कोष की, दूसरा बहुकोष की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक कोष की जीवों में प्रजनन की विधियां कि एक कोष की जीवों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोष का विभाजन। ये एक कोष की जीवों में प्रजनन की पहली विधि है कोष का विभाजन। मतलब कोशिका का विभाजन होता है। जैसे मान के चलो ये कोई अमीबा है, ठीक। अमीबा का आकार एवं स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, हर समय उसका आकार बदलता रहता है। एक जेली के समान होता है अमीबा, एक कोश की होता है। तो इसकी कोशिका के बीच से या साइड से कहीं से भी एक खांच बनना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये खांच गहरी होती जाती है और जो उसका केंद्रक होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है और दोनों में एक एक केंद्रक आ जाता है। और धीरे आगे की प्रोसेस में ये क्या होते हैं, इसी खांच से दोनों अलग हो जाती हैं और एक एक केंद्रक दोनों में आ जाता है। मतलब एक कोशिका थी, धीरे धीरे बीच से कटती गई और दो कोशिकाओं में बट गई। इसी को कहते हैं हम कोश का विभाजन। ये बहुत से एक कोश की जीवों में होता है, अमीबा में भी होता है, ठीक, पैरामीशियम में भी होता है। तो इस प्रकार का विभाजन होता है एक कोश का विभाजन। मतलब उसकी कोशिका दो बराबर कोशिकाओं में बट जाती है, ठीक। अब देखेंगे कि जब ये कोशिका दो बराबर भागों में बट गई तो जो इस कोशिका के मतलब जो जनक कोशिका है इसके लक्षण ही तो आएंगे संतति कोशिका में, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें कोई दूसरा जनक तो भाग नहीं ले रहा, यही अकेला ले रहा, तो इसकी सूचनाएं बिल्कुल सेम टू सेम संतति में पहुंचेंगी। इसलिए इसको हम कहते हैं फोटोकॉपी, ठीक। तो सबसे पहले आता है कोश का विभाजन, इसके बाद आता है विखंडन। विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में टूट जाती है, दो में नहीं, दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन, ठीक। अब तीसरी बात करते हैं द्विखंडन। द्विखंडन में एक कोशिका दो कोशिकाओं में बटती है, मतलब एक कोई कोशिका होती है और दो कोशिकाओं में बट जाती है, उसे हम कहते हैं द्विखंडन। अब तीसरा है बहुखंडन। बहुखंडन होता है मलेरिया। मलेरिया के जो अंडे होते हैं या मलेरिया परजीवी होता है, इसमें बहुखंडन होता है। बहुखंडन का मतलब होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं बहुत सी कोशिकाओं में बट जाती हैं, ठीक। 2, 4, 10, 15, 20 नहीं, बहुत सी कोशिकाओं में बट जाती है, जिससे बहुत से शिशुओं का जन्म होता है। तो शिशु नहीं कह सकते, इनको अंडे कह सकते हैं, जिससे बहुत सारे अंडों का निर्माण होता है। तो जो बहुखंडन होता है वो मलेरिया में होता है, मलेरिया परजीवी में। अब बात करते हैं मुकुलन की। तो देखो मुकुलन, सबसे ज्यादा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा, ठीक। हाइड्रा में सबसे ज्यादा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन में क्या होता है, इसमें मुकुल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मुकुल को कहते हैं हम बड्स। जैसे कोई हाइड्रा का पौधा है, ऐसा होता है हाइड्रा। तो हाइड्रा के नीचे से एक मुकुल बड्स का निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये मुकुल है, इसको हम कहते हैं मुकुल। बाकी पूरा हाइड्रा वैसे ही होता है। अब जब ये मुकुल निकलना स्टार्ट हुआ तो आगे चलकर ये मुकुल थोड़ा बड़ा होगा, इसका आकार थोड़ी बड़ा होगा और धीरे धीरे इससे शाखाएं निकलना शुरू हो जाएंगी। जब जैसे ये थोड़ा बड़ा होगा तो मेन हाइड्रा से अलग हो जाता है और दूसरा नया हाइड्रा उत्पन्न करता है। ये इधर से कट जाता है, अलग हो जाता है और दूसरा हाइड्रा बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं मुकुलन विधि। हाइड्रा में मुकुलन की संभावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हाइड्रा में ही मुकुल निकलते हैं और एक नए जीव का निर्माण हो जाता है।
ठीक, तो ये हो गई मुकुलन विधि। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं खंडन। खंडन विधि में क्या होता है, जो कोशिका होती है कई खंडों में टूट जाती है। जितने खंडों में टूटती है उतने ही जीव का निर्माण होता है। जितने खंड बनते हैं एक कोशिका में उतने ही जीव का निर्माण हो जाता है, तो इसे कहते हैं हम खंडन विधि। अब जो नेक्स्ट आगे बात करेंगे पुनर्जनन। देखो पुनर्जनन की क्षमता होती है सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में पुनर्जनन की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। पुनर्जनन इसको बोलते हैं रीजेनरेशन। पुनर्जनन की सबसे ज्यादा क्षमता होती प्लेन एरिया में। अब पुनर्जनन क्या होता है, दोबारा से उसका जन्म होना। जैसे प्लेन एरिया की अगर हम बात करें तो प्लेन एरिया ऐसा होता है, ठीक। अगर हम इस प्लेन एरिया को काट दें, 4 भागों में काट दिया, तो पहला स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा। दूसरा स्ट्रक्चर होगा इसका, ऐसा होगा ये वाला सेकंड। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। चौथा क्या होगा, ये होगा। मतलब 4 खंडों में 1 2 3 4, मतलब 4 भागों में से हमने काट दिया, ठीक, अलग अलग कर दिया। अब ये चारों भाग क्या करेंगे, पुनः जीवित होकर, मतलब पुनर्जनन करके। ये मरते नहीं है, चारों भाग कट जाके अलग हो जाते हैं, लेकिन ये मरते नहीं है। ये क्या करते हैं, पुनः रीजेनरेशन करते हैं। अब इसका जो आकार है ये धीरे धीरे ग्रोथ होकर पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा। जो ये हिस्सा है धीरे धीरे ग्रोथ होकर पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा। ये हिस्सा धीरे धीरे ग्रोथ होकर पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा। मतलब यदि हम 4 भागों में काट भी दे तो अलग अलग भाग धीरे धीरे विकसित होकर पूरा प्लेन एरिया बना लेते हैं, ठीक। तो ये होता है रीजेनरेशन या पुनर्जनन। अब जो एक कोश की जीवों में जनन की सभी विधियां हुई, इतनी विधियां होती हैं एक कोश की जीवों में जनन की। तो इसकी जो PDF पैक है वो हम आपको भेज देंगे, उससे आपको लिखना है। देखो इस चैप्टर में हमको सिर्फ जनन के बारे में ही पढ़ना है, चाहे वो एक कोश की जनन हो चाहे वो बहुकोश की। एक कोश की जनन कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया, एक कोश की जीवों में जनन। अब इसके आगे वाले टॉपिक में बहुकोश की जीवों में जनन, मतलब इंसानों में जनन के बारे में पढ़ेंगे कि इंसानों में जनन कैसे होता है, ठीक। तो सिंपल टॉपिक था। हम पिक भेजेंगे, आप पिक से लिखोगे तो आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लिखने के साथ साथ आपको याद भी करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि लिख लिख कर आप रखते रहोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो हम लिखेंगे, देखो ज़्यादा नहीं लिखता है, आपको ज़्यादा लिखने को नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि जितना लिखा है कम से कम उसको तो आप स्टडी कर सको या याद कर सको। तो जितना हम लिखवाते जाएं उतना आप याद करते जाएं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ एक कोश की जीवों में जनन के बारे में ही लिखना है। अब बहुकोश की जीवों में जनन कैसे होता है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे का अगले वीडियो में बताएंगे।